हेलो नमस्कार। आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और हमने वेक्टर के लेक्चर्स को पूरे कर लिए हैं। अब अपन चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। आज हम करेंगे इस वेक्टर्स का सॉल्यूशंस। सबसे पहला एक्सरसाइज है अपना 10.1 और 10.1 से अपन स्टार्ट करके पूरी वेक्टर्स के सॉल्यूशंस मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको दे दूंगा। पहला देखिए लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखेंगे। आप लोग जानते हो कि ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। हमें सॉल्व क्या करना है? 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में, नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में कितना? तो 30 डिग्री। ये 20 से अगर आप निकालते हैं 45, तो थोड़ा सा ऊपर से होकर जाएगा, तो ये हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। यहाँ मार्क कर लीजिए। 40 किलोमीटर मार्क करना है, मार्क कर लीजिए। 40 किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या? है ना? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। दूसरी बात, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर। यानी आपको चूज करना है कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर। देखिए पहला लिखा हुआ है 10 kg, यानी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? स्केलर। क्या होगा? स्केलर। है ना? ये ये आपका मास। सेकंड में देखिए 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। 2 मीटर, यानी यहां पर क्या देके रखा है? आपको मैग्नीट्यूड दिया और साथ ही साथ आपको डायरेक्शन दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड क्या हो जाएगा? वेक्टर। ठीक है। थर्ड देखिए 40 डिग्री। अब 40 डिग्री, इसमें डायरेक्शन तो नहीं दिया, यानी ये एक एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्केलर। क्या हो जाएगा? स्केलर। जबकि ये देखिए 30 डिग्री ऑफ ईस्ट जो था वो वेक्टर था, क्योंकि 30 डिग्री एंगल मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दिया हुआ है। 40 वाट पावर की बात कर रहा है, शक्ति की बात कर रहा है। ये कैसे क्वांटिटी होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। है ना? 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। है ना? और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण की बातें कर रहा है। और त्वरण किस तरह का क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया वेक्टर। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं अपन। पहला लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर। यानी इसमें भी हमको बताना है कौन सा स्केलर है और कौन वेक्टर है, कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम को डिनोट करेगा। और टाइम कैसा होता है? टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। ठीक है जी। डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? डिस्टेंस दूरी की बात कर रहा है, तो ये भी आपका अदिश राशि है स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता। फोर्स में मैग्नीट्यूड में होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश। फिर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होता है? तो इसमें जब डायरेक्शन आएगा तो ये किस तरह क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सदिश। वर्क डन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। ये भी आपका एक अदिश राशि स्केलर। ठीक है, एफ डॉट एस, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट एस। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये एक स्क्वायर देकर रखा है। स्क्वायर मतलब उसके सभी साइड्स जो होंगे बराबर होंगे, और साथ ही साथ हर एक कोने पर जो एंगल बना हुआ है वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। आइडेंटिफाई करना है क्या? कोइनिशियल। कोइनिशियल मैंने आप लोग को बताया था कि कोइनिशियल वेक्टर उसको बोलेंगे जो एक ही पॉइंट से क्या हो? इनिशिएट। जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो। तो ये इसको हिंदी में स्वाधीन सदिश बोलते हैं। तो कोई नहीं, एक पॉइंट से देखिए, एक पॉइंट पर आकर टर्मिनेट हो गया, ये नहीं चलेगा। ये टर्मिनेट हुआ, यहाँ से इनिशिएट हो गया, ये नहीं चलेगा। ये देखिए इस पॉइंट को, ये इधर से चला और इसी पॉइंट से ये वाला चला, यानी ए एंड डी क्या हो जाएगा? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आपका कोइनिशियल इक्वल वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड किसमें? मैग्नीट्यूड तो आमने सामने और सब बराबर। आमने सामने क्या है? ये तो स्क्वायर है, सबके सब का मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी डी
सबका इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन आप देखता है। तो डायरेक्शन किसका सेम है, देखिए इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, अपोजिट हो गया, नहीं चलेगा। इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी बी एंड डी कैसा है, इक्वल वेक्टर। बी एंड डी कैसा है, इक्वल वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम है, स्क्वायर है। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो देख लीजिए पैरेलल की कंडीशन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती ही है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का ही एक ग्रुप होता है। तो इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, पैरेलल होना चाहिए। तो ए एंड सी और फिर बी एंड डी, लेकिन यहाँ पर दे के रखा है देखिए, बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बी और डी तो इक्वल है, तो बचा कौन, ए एंड सी। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अगर सिर्फ कोलिनियर पूछता तो ए सी बी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बतानी है। ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ ए वेक्टर आर कोलिनियर, बिल्कुल सही है। ए वेक्टर अगर ये डायरेक्शन है, तो अगर निगेटिव साइन इसके साथ लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, है ना, तो ये कोलिनियर होगा ना, इसलिए ये ट्रू हो गया। ठीक है जी। दिस सेकंड क्वेश्चन, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा आपको मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड इसका इक्वल है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये हो गया आपका ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज लिखा है, इसलिए मैं लिखा रहा था तो पॉसिबिलिटी था। थर्ड में देखिए, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मान लीजिए ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और मैग्नीट्यूड सेम है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, सेम है, लेकिन देखिए डायरेक्शन तो अलग अलग है। और कोलिनियर के लिए कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, कि वो दोनों पैरेलल होना चाहिए। ये तो पैरेलल नहीं है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड कैसे हो, अगर इक्वल है तो फिर वो इक्वल वेक्टर होगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। टू कोलिनियर वेक्टर्स, ये देखिए एक और मैग्नीट्यूड सेम है, एकदम डिट्टो यही है, ठीक है, लेकिन टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है, नहीं, क्योंकि इक्वल वेक्टर में हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड से, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के बराबर, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिएगा तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट के, तो ये वेस्ट की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर ये इक्वल नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये था हमारा 10.1। अब चलते हैं अपन 10.2 की तरफ। अब एक्सरसाइज 10.2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोग को सिखा दिया है। ए वेक्टर दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या मिलेगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना 3। सेकंड बी वेक्टर का अगर हम फाइंड करेंगे कितना मिलेगा, 2 -7 -3, कोफिशिएंट देख लीजिए 2 -7 -3, तो 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी ये बनेगा रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 49 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी 62 हो रहा है ना, तो इसका आंसर आ गया, यहीं पर लिख देता हूँ रूट अंडर 62। ठीक है। सी का मैग्नीट्यूड अपन फाइंड करते हैं। सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ओवर
1/√3 1/√3 1 माइनस 1/√3 है ना। तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा देखिए, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 3/3 यानी √1। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 है। लिखा है राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। आपको दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखना है, ठीक है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड अपने को सेम करना है। तो पहला ये वेक्टर आपने ले लिया i प्लस जे, तो बी आपने क्या ले लिया, क्योंकि आपको मालूम है 1 1, तो बी भी इस तरह ले लीजिए जे प्लस के, डायरेक्शन अलग लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है सेम है। तो आपको दो वेक्टर लिखना है, पहला आपने लिख लिया। दूसरा ए वेक्टर आपने ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू जो हो गई वो हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप। समझ आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू कितना, i के साथ 2 था, j के साथ 3, यहाँ पर i के साथ 3 और j के साथ 2 आ गई। बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स सेम डायरेक्शन, यानी आपकी बार डायरेक्शन इक्वल करना, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। यानी जिसमें आप आई कैप यूज करेंगे तो सेकंड वाले वेक्टर में आई कैप, अगर फर्स्ट वाले वेक्टर में जे कैप तो सेकंड वाला वेक्टर में भी जे कैप। तो थर्ड का सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा। ए वेक्टर इक्वल्स टू, मैंने लिखा आई कैप प्लस 2 जे कैप, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। तो दूसरा वेक्टर जो हम बनाएंगे वो भी हमारा इसी प्लेन में लाई करना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में लाई करना चाहिए। तो 2i कैप प्लस जे कैप सेम वेक्टर, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, ए वेक्टर आपने लिया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, यानी एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में है। तो बी वेक्टर हमको क्या लेना पड़ेगा एक्स वाई जेड में, और कोफिशिएंट कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं, फिर वो क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, तो ये हो गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ क्वाड्रेंट का ध्यान देना है और डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेम डायरेक्शन। अब पहला जो हम बातें कर रहे थे वो सेम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y so that vector 2i plus 3j and xi plus yj cap are equal। तो हमने इक्वल वेक्टर में आप लोगों को बताया था कि इक्वल वेक्टर तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन सेम, यानी कि दो वेक्टर को अगर आप लिखते हैं तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एज वेल एज जो i के साथ k के साथ और j के साथ कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले वेक्टर में भी सेम होना चाहिए, तभी हो सकता है। तो यहाँ सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के बराबर है तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर होगा xi कैप प्लस yj कैप। अब कंपेयर कर लेते हैं i को i से, j को j से। तो i को i से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितने होना चाहिए 2, और j कैप को कंपेयर करेंगे तो कितना मिलेगा y की वैल्यू, y इक्वल्स टू 3। क्या इतनी बातें समझ में आ गई। ये हमारा सॉल्यूशन है किसका, फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर मतलब कांस्टेंट की बातें कर रहे हैं, और वेक्टर कंपोनेंट मतलब i j k की बातें कर रहे हैं, डायरेक्शन की बातें कर रहे हैं। ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल 2,1 एंड टर्मिनल -5,7। ठीक है, सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन ऑफ 5, दो पॉइंट देके रखा है आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। ए का जो कोफिशिएंट है दैट इज 2,1, कितना है 2,1, और बी टर्मिनल पॉइंट जो है, यानी ये वेक्टर का डायरेक्शन ए टू बी है, और टर्मिनल पॉइंट -5,7। अब हमें वेक्टर फाइंड करना है, तो वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट, -5 -2 कितना हो जाएगा -5 -2 आई कैप, फिर दूसरा 7 -1 7 -1 जे कैप। कितनी बातें समझ में आई। तो ये भी वेक्टर आपको मिल गया -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप।
अब क्या फाइंड करना है, तो स्केलर फाइंड करना है। तो स्केलर इसमें कौन है, -7 और 6 स्केलर, यानी यदि पूछा है इसमें तो कांस्टेंट हम देख लीजिए -7 एंड 6 है। और वेक्टर कंपोनेंट पूछा है, वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट में आप देखिए इस वेक्टर का कंपोनेंट आई और जे है ना। डायरेक्शन की बातें कर रहे हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, तो यहां पर वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएगा आपका -7i एंड 6j। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। सम करना है, सम तो यहीं से अपन कर लेंगे। आप जानते हो कैसे करते हैं अपन, आई, सबका आई अपने को पकड़ लेना है। आई के आगे देखिए 1 है, यहाँ पर आई -2i और ये प्लस का आई, तो आई आई कितना हो गया 2i -2i, यहाँ पे ऐड कर देते हैं यहीं पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो 2i और माइनस का 2i तो 0 हो गया, 0i कैप, फिर प्लस का -2j कैप प्लस 4j कैप, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2j कैप प्लस का 2 माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 4j कैप। अब के का देख लीजिए, के कैप प्लस 5k कैप 6k कैप -7k कैप, तो कितना हो जाएगा -k कैप। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, आपको आराम से a प्लस बी फिर आप सी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अपन, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जबकि ये वेक्टर आपको दे के रखा है और ये वेक्टर क्या दिया है i प्लस j प्लस 2k कैप, आई वेक्टर प्लस ऑफ j वेक्टर प्लस 2k कैप। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए इधर, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी अपन यूनिट वेक्टर की बातें करते हैं तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, यानी ए वेक्टर आपको दे के रखा है कितना आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 2k कैप, तो इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालते तो कितना मिलेगा, आई का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास आ गया 1 + 1 + 4 यानी ओवरऑल √6। ठीक है, अब ये ए कैप डिसाइड कर दीजिए, ए कैप इज डिफाइंड एज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, ये वाली वैल्यू उठा के रख दीजिए यार, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाला √6, कितना निकाला √6। ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 7। अब आप चाहें तो इसको सेपरेट कर दीजिए, तो बनेगा 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हमने 7 क्वेश्चन देखे, अब इसके आगे अपन कंटिन्यू कर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है कि फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स। ये दे के रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये पी पॉइंट है, ये आपके पास क्यू पॉइंट, ये पी हो गया और पी का कोऑर्डिनेट दिया है कितना 1 2 3 1 2 3 और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दिया 4 5 6 4 5 6। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, और कैसा इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, यानी पी इनिशियल पॉइंट है, क्यू आपका टर्मिनल पॉइंट है। तो पी क्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्यू में से पी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे ओ क्यू माइनस ओपी वेक्टर, ठीक है ना, पोजिशन वेक्टर अपने अपन लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। 4 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा 3i क्या, 5 माइनस ऑफ 2 कितना हो जाएगा 3j कैप और 6 माइनस ऑफ 3 तो 3k कैप, और इसका अपने को फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आप जानते हो PQ, तो PQ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, तो ओवरऑल हमें क्या मिला
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर यानी 27। यानी ओवरऑल हमें मिल गया पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड 3√3। ठीक है, ये वैल्यू हमको पी क्यू का मैग्नीट्यूड मिल गया, पी क्यू मिल गया। अब अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से पी क्यू कैप इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3√3। तो यहाँ से अगर मैं सेपरेट कर देता हूं तो कितना बनेगा, 3i कैप अपॉन 3√3 प्लस 3j कैप अपॉन 3√3 प्लस 3k कैप अपॉन 3√3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी पी क्यू कैप कितना आ गया, आई 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। तो ये है हमारा आंसर। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि फॉर गिवन वेक्टर, ए वेक्टर देके रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर देके रखा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको फाइंड करना है, और फिर इसका क्या निकालना है अपने को, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सॉल्यूशन 9 की तरफ अपन चलते हैं, है ना। एक बार आप लोग इसको, इस वीडियो को रोक करके ट्राई कीजिए, है ना, और फिर इसको मैच कीजिएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या चाहिए आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो ए वेक्टर में 2i कैप और माइनस ऑफ आई कैप कितना हो जाएगा, आई कैप, दो में से एक चला गया, माइनस जे प्लस जे, एक दूसरे कैंसिल कर देगा, तो जे लिखने से कोई मतलब नहीं बनता। 2k कैप माइनस के कैप कितना बना, प्लस के कैप। ठीक है, इसको मैं सी वेक्टर मान लूं तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस के कैप, है ना। बार बार मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से अब अपने को सी कैप निकालना है, तो सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर अगर मैं निकालूंगा कितना होगा, देखिए रूट अंडर आई का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, तो यहाँ मिला रूट। ठीक, अब सी कैप कितना हो जाएगा, आई प्लस के कैप अपॉन, और √2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो सी कैप की वैल्यू आ गया 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ये आपका आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह का प्रश्न हमने क्वेश्चन पहले वीडियो में किया हुआ है। हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड इसका 1 कर देंगे, यानी यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो वेक्टर है, यानी क्वेश्चन नंबर 10, ए वेक्टर मान लेते हैं इसको 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, कितना होगा, √5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल बन गया 25 प्लस 1 प्लस 4, यानी कितना बन गया 30। ठीक है, 30 बन गया। कुछ निकलेगा क्या, 5 इंटू 3 इंटू 2, तो कुछ बात नहीं है, √30 रहने चाहिए। फिर 8 यूनिट का अपने को फाइंड करना है, तो आगे तो मैं इसको यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो यूनिट वेक्टर में जानते हैं वो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए कैप की वैल्यू हो गया 5i कैप अपॉन √30, है ना। या एक स्टेप ना चुराने के चक्कर में पूरा का पूरा मैं लिख देता हूँ, √30, वैसे डायरेक्ट आप सेपरेट भी कर सकते हैं। 5/√30
आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप और प्लस का 2/√30 के कैप। अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये ए कैप की वैल्यू है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 है। ठीक है, अब 8 यूनिट चाहिए तो दोनों तरफ अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 8 यूनिट मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो 8 से पूरे मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40 by√30 आई कैप, 8 by√30 जे कैप और 16 by√30 के कैप। ये हो गया आपका आंसर। बात क्लियर हो गई? कैसे किया? सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लिया और जितने का बोले 8 यूनिट का बोला तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 यूनिट का बोलता 7 से मल्टीप्लाई कर देते, -5 यूनिट का बोलता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ऐसे आप लोग करते। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा है कि शो द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। कोलिनियर हमें बताना है। कोलिनियर का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, है ना? तो हम क्या करेंगे, एक तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, है ना? कोलिनियर प्रूफ कर रहे हैं तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए या डायरेक्ट वेक्टर से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। कोलिनियर का कंडीशन तभी हो सकता है जब ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर बने। ये कोलिनियरिटी का कंडीशन है। कोलिनियरिटी का कंडीशन है, ठीक है? यानी ए वेक्टर को अगर आप लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर दिखा देते हैं तो हो जाएगा आपका कोलिनियर वेक्टर। यही काम यहाँ पर करने वाला है अपन। देखिए पहला अगर मैं पहले को एज्यूम करूँ ये वेक्टर है तो ये है 2i कैप माइनस 3j कैप और ये लैम्डा कोई स्केलर है। लैम्डा क्या है? कोई स्केलर है अदिश है। 3j प्लस 4k कैप और बी वेक्टर हमारे पास है -4i प्लस 6j माइनस 8k कैप। अब यहां से यहां तक क्या मैं पहुंच सकता हूं? देखो आप, अगर मैं -2 कॉमन कर लूं तो क्या बनेगा? ये माइनस का बाहर तो 2 बचा, प्लस तो माइनस हमने कॉमन किया तो माइनस बचा 3j कैप और ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस का 4k कैप। क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है? देख रहे हैं सेम है ना? 2i माइनस 3j प्लस 4, 2i माइनस 3j प्लस 4, यानी बी वेक्टर इक्वल्स टू -2 ऑफ ए वेक्टर। क्या इसी फॉर्मेट में आपको दिख रहा है जहां पर लैम्डा की वैल्यू कितना है? -2। सो इट इज कोलिनियर है, इसलिए ये क्या है? एक कोलिनियर वेक्टर। बातें समझ में आई? कभी भी कोलिनियरिटी आपको प्रूफ करना होता है तो ए इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर आपको दिखाना होता है ना? कोई ना कोई प्रोपोर्शनल में आएगा तो उसकी वैल्यू कोलिनियर हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन आप देखिए अगर -2 से आप मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्शन सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज हो गया -2 टाइम्स। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन समझाया था मैंने, है ना? पिछले क्लास में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो डायरेक्शन कोसाइन अपने को फाइंड करना है और वेक्टर देके रखा है, ठीक है? 11 नहीं 12 ये वेक्टर मान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है? ये देके रखा है। और हम जब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन में मैंने आपको बताया था क्या कि जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि क्या आता है अगर आप किसी वेक्टर को कुछ इस फॉर्म में लिखते हो, मान लीजिए कि ये वेक्टर हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो होता है एक्स बाई आर, है ना? एक्स बाई आर, और आर की वैल्यू कितना होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर एल की वैल्यू हो गया ये, एम की वैल्यू कितना हो जाता है? वाई बाई आर, और एन की वैल्यू कितना हो जाता है? जेड बाई आर, ठीक है? जहां पर आर की वैल्यू कितना होता है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है? तो वही काम यहाँ पर करने वाले डायरेक्शन कोसाइन में एल इक्वल्स टू, है ना, आई का कोफिशिएंट कितना है? 1 अपॉन आर की वैल्यू आगे निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? रूट ओवर 1 का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड निकालो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ओवरऑल आपको मिल गया 3 3 जा 9 2 2 जा 4 और ये 1 तो 14 मिल गया, ठीक है जी? यानी एल की वैल्यू आएगा 1 अपॉन रूट 14
m की वैल्यू 2/√14 और n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/√14। ये आंसर, ठीक है। और हमने यहाँ से ये भी पढ़ा था कि अगर एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड करते तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको देखो आप, अगर इसको मल्टीपल स्क्वायर कर लेते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो ओवरऑल 14/14 कैंसिल होगा, 1 आंसर देगा। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन, ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछता तो क्या करते हैं अपन, कुछ नहीं, आई का कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, तो ए बी सी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशियो को, तो ये आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लिखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इतना एंड इतना डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, उसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, ठीक है। तो ए बी अगर मुझे फाइंड हो जाए, वेक्टर मुझे मिल जाए, तो कितना आसान है निकालना। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए पॉइंट का क्या देके रखा है 1 2 -3, 1 2 -3, ठीक है जी। और बी देख रखा है -1 -2 और 1, ठीक। अब ए बी वेक्टर अपन फाइंड कर लेते हैं, ये डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो ए बी वेक्टर है ना, अगर सही से मुझे लिखना हो तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, लेकिन अपन टर्मिनल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। -1 -1 आई कैप प्लस -2 -2 का जे कैप 1 और माइनस माइनस का 3 तो प्लस का 3 बन गया, ठीक है। यानी ए बी वेक्टर जो मिला आपको वो कितना मिला -2 आई कैप -4 हो जाएगा, प्लस माइनस तो -4 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। अब इसका अपने क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। फाइंड कर लो। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, यानी आर की वैल्यू निकाल रहा है -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें -2 का स्क्वायर तो 4 16 और ये हो गया 16, 32 और 4 36, यानी आपको कितना मिल गया 6, ठीक है। अब एल की वैल्यू लिख लीजिए, एल इक्वल्स टू x/r, तो x की वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए इस वाले में, ये आपके पास वेक्टर है ना, -2/6 काट दीजिए 1 और ये हो जाएगा 3, यानी एल की वैल्यू -1/3। एम की वैल्यू कितना हो जाएगा y, जे का कोफिशिएंट तो -4/6, ये 2 से काटिए इसको 3 से, तो एम की वैल्यू आ गया -2/3 और एन की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, के का कोफिशिएंट तो 4 है और अपॉन में कितना है 6 आया हुआ है अपना मैग्नीट्यूड, काटा आपने 2 3, तो ये बन गया n इक्वल्स टू 2/3। तो हमें इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन यानी एल यानी cos अल्फा की वैल्यू, cos बीटा की वैल्यू, cos गामा की वैल्यू आपको मिल गया, ठीक। बहुत ही आसान। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि सो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, ये इक्वली इंक्लाइन है, ये अपने को शो करना है। तो कैसे अपन बताए ना ये इक्वली इंक्लाइन है, तो इसको दिखाने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइन का, क्योंकि आप डायरेक्शन कोसाइन से ही उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो आपको मिलता था, ठीक है। तो हमारे पास जो वेक्टर है, देखें यहां से हमारे पास जो वेक्टर है, अपन कौन सॉल्व कर रहे हैं 49, हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड यानी आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल √3 आएंगे, ठीक है जी। यानी एल की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना बनेगा 1/√3, एम की वैल्यू जे का कोफिशिएंट 1/√3 और एन की वैल्यू 1/√, है ना। एल इक्वल्स टू x/r, एम इक्वल्स टू y/r और एन इक्वल्स टू z/r। तो यहाँ से cos ये एल जो है वो किसके बराबर होता है cos अल्फा, तो ये हो गया 1/√3, cos बीटा 1/√,
√3 और cos गामा यानी 1/√3। cos गामा है ये, अल्फा एक्स एक्सिस अल्फा आता है यानी cos इनवर्स 1/√3 हो गया, ये इनवर्स है ये। बीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√3 और गामा की अगर बात किया जाए तो क्या बनेगा, cos इनवर्स 1/√। तो देखिए दोनों तीनों सेम है क्या, अल्फा बीटा गामा। इसलिए ये जो आप वेक्टर देख रहे हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, क्योंकि तीनों का एंगल देखिए, तीनों कैसा है, मतलब ये आपके पास कुछ ऐसा, यहाँ पर आपका वेक्टर, तो ये अल्फा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बीटा और ये गामा जेड एक्सिस, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर which divides the line joining 2 points P and Q, whose position vectors are इतना एंड इतना respectively in which। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं फिर अपन देखते इन द रेशियो 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, तो इंटरनली और एक्सटर्नली में हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो तो, सेक्शन फार्मूला कि अगर आपके पास सी वेक्टर तो एम बी वेक्टर प्लस ऑफ, ये इंटरनली के लिए है, प्लस जब लगा एम ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एम, ये कब होगा, जब ये इंटरनली कोई पॉइंट बैठा हो, ये सी इंटरनली है, और सी वेक्टर इक्वल्स टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, और ये कब होगा, एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली भी पूछा है इसलिए हमने दोनों फॉर्मूला लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आपके पास ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये हम मान लेते हैं बी वेक्टर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1, 2:1 यानी ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है, तो इंटरनली को निकाल रहे हैं यानी सी वेक्टर इक्वल्स टू m की वैल्यू कितना है 2 और b वेक्टर, तो b वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 1, और ए वेक्टर कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन m प्लस n यानी 2 + 1, तो सी वेक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं है, अपॉन 3। अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2i कैप और प्लस आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप 2j कैप और प्लस का 2j कैप कितना हो जाएगा, 4j कैप 2k कैप और माइनस के कैप कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का के कैप अपॉन 3, ये वो वेक्टर। ठीक है, अब एक्सटर्नली के लिए देख लेते हैं अपन, एक्सटर्नली में क्या है, एक्सटर्नली में फॉर्मूला वहां पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, यही काम करेंगे, यहाँ पर अपन साइन जो प्लस का है वो माइनस के लगा देंगे, तो सी वेक्टर इक्वल्स टू, है ना, 2 बी को लिखना है यानी माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और प्लस का 1 ए वेक्टर यानी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन 2 - 1। सॉल्व कर लेते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, देखिए सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये ज्यों का त्यों आपका रह जाएगा, अच्छा ये प्लस सॉरी माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप और माइनस माइनस प्लस के कैप,
एक बार देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। ये वैल्यू जो करते हो यहाँ पर माइनस का, ठीक है, अपॉन 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। यानी सी वेक्टर आपको मिलने वाला -2 i कैप माइनस आई, यानी -3 i कैप 2j, ये तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2k कैप प्लस k कैप तो 3k कैप, ये एक्सटर्नली के लिए हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। मिड पॉइंट अपने को फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, यानी m/n का रेशियो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और वो किस तरह का डिवीजन होगा, तो वो इंटरनली डिवीजन होगा, है ना। कोई वेक्टर मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ठीक है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये ऐसे ना समझ करके मैं ऐसा बना दूं, ये आपके पास वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट यानी ये पॉइंट चाहिए, तो m/n जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 1:1 रेशियो होना चाहिए, तभी ये सॉल्व करेंगे। यानी यहां से हमको दे के रखा है मिड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 16, m/n, और ये कैसा इंटरनली डिवीजन होगा, ठीक है। अब पी क्यू, पी और क्यू दे के रखे हैं, पोजिशन वेक्टर दे के रखे हैं, तो पोजिशन वेक्टर दे के रखा है तो ओपी निकाल लेते हैं, ओक्यू निकाल लेते हैं। तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, और इसी से निकालना है, तो सब में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, तो जो कोऑर्डिनेट दिया वही होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और ओक्यू कितना हो जाएगा, ओक्यू वेक्टर देखिए 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू बी, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, किससे, 1 से, प्लस 1 से फिर मल्टीप्लाई करना है ओपी, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और अपॉन में आ गया 1 + 1, यानी सी वेक्टर की वैल्यू जो आया 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। कुछ कैंसिल होगा क्या, 4i कैप 2i कैप कितना हो जाएगा, 6i कैप j कैप 3j कैप कितना हो गया, 4j कैप माइनस 2k कैप प्लस 4k कैप, तो प्लस का 2k कैप अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड लगा देते हैं, तो बनेगा हमारा 2 से कटाइए तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये आपका आंसर, ठीक है, आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सो डेट द पॉइंट ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर इतना 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 रिस्पेक्टिवली फॉर्म्स द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की बातें कर रहा है, तो क्या करेंगे, सबका मैग्नीट्यूड निकाल के पीजीटी लगा देते हैं, है ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर पीजीटी फॉलो हो जा रहा है तो कन्वर्स ऑफ पीजीटी थ्योरम राइट एंगल हो जाएगा। तो यही काम करते हैं अपन, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, यहीं से फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 9, -4 का स्क्वायर मतलब 16, और -4 का स्क्वायर मतलब फिर 16, तो कितना हो गया, 16 + 16 32, तो ये हो गया √41, ठीक है जी। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो मिला आपको 6, ठीक है। और ये सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना हो जाएगा, √i का कोएफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1, फिर -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, तो 25 + 10 कितना हो गया, 35, √35, है ना। मैग्नीट्यूड हमने निकाली है। आप देखिए वहां से कि बी वेक्टर का अगर आप स्क्वायर करते हैं प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, तो क्या वो ये वेक्टर के स्क्वायर के बराबर है ना, चेक कर लेंगे। तो ये देखिए बी का कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर प्लस
रूट 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर रूट है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 35 इक्वल्स टू 41। हाँ जी है 41 इक्वल्स टू 41। तो बाई कन्वर्स ऑफ पीएचडी थ्योरम ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली क्या, तो वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ये जो सबसे बड़ा है वो तो हाइपोटेनस हो जाएगा, मतलब ये वाली जो वेक्टर आप देख रहे हो ये वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर और ये आपका सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था हेड टेल अपन जोड़ते हैं, यानी ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर एसी वेक्टर के बराबर होना चाहिए। ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर किसके बराबर, एसी वेक्टर। अब यहाँ चेक कर लीजिए कौन सी, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर और एसी जब इधर आएगा तो माइनस का एसी इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स देके रखा है। और कोलिनियर वेक्टर के लिए मैंने बताया ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर होता है। लैम्डा कोई स्केलर है, लैम्डा कोई क्या है स्केलर, ठीक है, कोई कांस्टेंट है। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर, ये तो सही है। क्या निकालना है, क्या इनकरेक्ट निकालना है, ठीक है ये सही है, तो ये आंसर नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखिए लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, लैम्डा की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1, तो ये भी सही है। the respectively the respective component of a vector b vector are proportional, यानी ए वेक्टर के कंपोनेंट, ए वेक्टर का कंपोनेंट यानी ए वेक्टर अगर हम x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप लेते हैं, और दूसरा बी वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट जो है x1 बाई x2 y1 बाई y2 और z1 बाई z2 ये कोई प्रोपोर्शनल है, यानी लैम्डा तो इधर सब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लैम्डा ही तो मिलेगा, तो यहाँ से लैम्डा कॉमन हो जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, बोथ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है सेम डायरेक्शन, ठीक है जी, दोनों का डायरेक्शन कैसा है सेम, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा तभी आप कोलिनियर नहीं लेंगे। ये तो कोलिनियर है ही, लेकिन ये भी तो कोलिनियर हो सकता है, दोनों अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर हो तो भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो किसके, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और डायरेक्शन सेम हो या फिर अपोजिट हो तो भी हो सकता है। तो ये गलत है इसलिए सही है, ये गलत है इसलिए सही है, क्योंकि आपको जो ढूंढना था वो इनकरेक्ट ढूंढना। तो यहाँ पर हम कंप्लीट किए 10.2। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे 10.3। ओके, थैंक यू।